नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले एक ऐलान किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब वो इस देश का काला धन वापस लेकर आएंगे, जो काला धन देश की विपक्षी सरकारों के चलते विदेश के बैंकों में पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आ गए तो उसके बाद लगातार विपक्ष इस बात पर तंज कसने लगा कि अरे मोदी तो काला धन नहीं लाए, मोदी तो कह रहे थे काला धन वापस लाएंगे। कहां है काला धन? तो कोई इन्हें समझाए। अब काला धन कोई दाल चावल तो है नहीं कि कुकर में रखा, 2 सीटी मारी और काला धन वापस देश में आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता पर काबिज होते ही काले धन को लेकर कई रणनीतियां तैयार की, कई देशों से बातचीत भी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कई देश प्रधानमंत्री मोदी की बात मान गए और अपने देश में जमा भारत के काले धन की जानकारी देने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। दरअसल पिछली सरकारों के समय इतनी ज्यादा मात्रा में घोटालेबाजी और काले धन का निवेश विदेशों में हुआ कि उसका कच्चा चिट्ठा निकालने में ही उन देशों को कई साल निकल गए। लेकिन अब पिछले 2 सालों से उन सब की रिपोर्ट भारत देश को मिल रही है जिनका काला धन बाहर जमा है, जिसके बाद भारत इनके आधार पर इन लोगों पर मुकदमा करने की भी सोच रहा है। लेकिन यह सब काले धन की नदी के अंदर छोटी छोटी मछलियां हैं और भारत सरकार इस काले धन की बड़ी मछलियों को अपने जाल में पकड़ना चाहती है। और अब इसी काले धन से जुड़े भारत सरकार के जाल में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मछलियां फंस चुकी हैं। और आज यह खबर देश के अंदर काले धन का रोना रोने वाले विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार चांट आए। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, काला धन और बैंकिंग घोटाला एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए काले धन पर चोट करने के लिए सबसे पहले बैंकिंग घोटालों और इन घोटालेबाजों के ऊपर चोट करनी होगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पर अपना डंडा चलाया। दरअसल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साल 2012 से 2016 के बीच धोखा देकर 22,743 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। और यह सब यूपीए की सरकार के अंदर हुआ। जितने भी घोटाले यूपीए की सरकार में हुए उन घोटालों का पर्दाफाश प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हुआ। उसी में से कुछ घोटालों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसी के बाद ही आप आगे की खबर अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, साल 2011 में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बताया कि कुछ बैंक अफसरों ने 10,000 संदिग्ध बैंक खाते खोले और इनमें लोन के 1,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। ये अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आईडीबीआई जैसे बैंकों के थे। इसके ठीक 3 साल बाद 2014 में मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज किए। उन पर 700 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट का घपला करने का आरोप लगाया। इसी साल कोलकाता के उद्योगपति बिपिन बोहरा पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1400 करोड़ रुपए लोन का आरोप लगा। 2014 में ही सिंडिकेट बैंक के एक्स चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक एसके जैन पर कथित रूप से रिश्वत लेकर 8,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करने का आरोप सामने आया। इसी साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद एसबीआई और पीएनबी ने भी यूबीआई की राह अपनाई, जिसके बाद 2016-17 में माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि इन तीनों ने ही देश के बैंकों को बहुत बड़ा झटका दिया। और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने तो भारत का आज तक का सबसे बड़ा घोटाले को अंजाम भी दिया, जिसके बाद ये तीनों देश छोड़कर भाग गए। अब आप यह सब समझ गए हो कि यूपीए की सरकारों के अंदर किस तरीके से स्कैम और घोटाले आम बात थे। और उसके बाद अब नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भागे भले ही मोदी के शासनकाल में थे, लेकिन इन्हें अब भारत वापस भी मोदी के शासनकाल में ही लाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मोदी के शासनकाल में ही इनसे इनके द्वारा किए गए घोटालों की रकम भी वसूली जा रही है। और इसमें भारत सरकार को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। बैंकिंग घोटालों के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों से जारी एक्शन का असर अब दिखने लगा है। देश के 3 सबसे बड़े भगोड़ों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में सरकारी बैंकों की बड़ी मुश्किल आसान हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सरकारी बैंकों को इन तीनों भगोड़ों से जब्त की गई 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति को सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दिया है। सरकारी बैंक अब इन संपत्तियों की नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इस मामले में सीबीआई ने कई एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद ईडी ने भी इन आरोपितों के देश
और विदेशों में लेन देन के पूरे जाल का पर्दाफाश किया। जांच में यह भी पता चला कि तीनों आरोपी डमी कंपनियां, ट्रस्ट, थर्ड पार्टी और रिश्तेदारों के बीच सरकारी बैंकों के पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाते रहते थे। ईडी ने अपनी जांच के दौरान 18,170 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें 959 करोड़ की संपत्ति विदेशों में है। अब 25 जून को शेयरों की बिक्री करके 800 करोड़ रुपए और मिलने की उम्मीद है। सरकारी बैंक पहले ही शेयरों को बेचकर 1,357 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। इस तरीके से बैंकों को पीएमएलए के नियमों के तहत ईडी की ओर से जब्त या सीज की गई संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के जरिए कुल 9,041 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। 329 करोड़ की संपत्ति और भी सीज की गई है। इस तरीके से कुल आंकड़ा 9,371 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह संपत्ति बैंकों को किए हुए कुल नुकसान का 80.45% है। आपको बता दें कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने सरकारी बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लिया और इस फंड को अपनी कंपनियों के जरिए दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया, जिससे सरकारी बैंकों को 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मेहुल चोकसी ने अकेले पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया, जबकि विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का घपला किया है। इसे लेकर आज ईडी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि अब तक विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 18,170 करोड़ की संपत्ति अटैच और सीज की गई। यह रकम बैंकों के कुल नुकसान का करीब 80% है। पीएमएलए के तहत जब्त की गई इन संपत्तियों का एक हिस्सा सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार को भी ट्रांसफर किया गया है, जो कि 9,371 करोड़ रुपए है। ईडी ने कहा कि माल्या को उधार देने वाले गठजोड़ की ओर से डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने बुधवार को यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के 5,800 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे गए, जिन्हें एजेंसी ने पीएमएलए प्रावधानों के तहत जब्त किया था। ईडी ने यह कुर्की 65 वर्षीय माल्या के खिलाफ अपनी आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में की। माल्या इस समय ब्रिटेन में है। बता दें, अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के लिए वहां अदालती मामलों का सामना कर रहा है और जमानत पर फिलहाल बाहर है। साल 2019 में ब्रिटेन के तत्कालीन गृह सचिव ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे दी थी। जब ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रहे थे, तभी माल्या 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर चला गया था, जिसके बाद बैंकों ने आरोपियों के खिलाफ डीआरटी का रुख किया। जनवरी 2019 में माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। वहीं मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के धोखाधड़ी मामले में जनवरी 2018 में भारत से भाग गए। चोकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है, जबकि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है, जहां पर मेहुल चोकसी को डोमिनिका की सरकार जल्द भारत को सौंप सकती है। वहीं पर नीरव मोदी को लेकर भी ब्रिटेन में बात चल रही है और जल्द ही इस साल तक उसे भी भारत वापस लाया जा सकेगा, ऐसा अंदाजा है। तो दोस्तों, यह है मोदी की कार्यनीति, जो कि सिर्फ बोलते ही नहीं करते भी हैं। मोदी ने कहा था, न जनता का 1 रुपया खाऊंगा, ना किसी और को खाने दूंगा, और आज वही बातें सिद्ध भी हो रही हैं। जहां पर इन आरोपियों को भारत लाने का काम तो तेजी से चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इनके द्वारा घोटालेबाजी की हुई पूरी रकम को वसूलने पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा भारत की आम जनता का है, इसलिए उसके ऊपर हक भी भारत के आम जनता का ही है। वहीं काले धन को भी लेकर स्विस बैंक से बातचीत चल रही है और अब तक स्विस बैंक ने भारत को अपने बैंक के अंदर भारतीय खातों की 2 लिस्ट सौंप दी है, जिसके बाद इस साल भारत को स्विस बैंक द्वारा तीसरी लिस्ट भी सौंपी जाएगी। इस लिस्ट में 2018 तक भारतीय खाते जो स्विस बैंक में थे, उनकी जानकारी भारत को दी जा रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही भारत के अंदर काले धन को भी वापस लाया जा सकेगा, क्योंकि अगर मोदी है तो मुमकिन है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।